जीवन में कई बार आपको अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय बहुत साफ साफ पता होता है कि करना क्या है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। एजुकेशन 9 आपका वही गाइड है। मैं हूं प्रमिला दीक्षित। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारे साथ हैं कोच संदीप कुमार, जो 12 वर्षों से यूपीएससी के लिए कोचिंग करा रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। किताबें 2 लिखी हैं इन्होंने, एक है मॉडर्न हिस्ट्री बाय संदीप कुमार और दूसरी खास तौर पे जो आर्थिक रूप से बच्चे सक्षम नहीं हैं किसी कोचिंग को कर पाने के, उनके लिए है ऑनेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। आपने खुद कभी अटेम्प्ट किया है यूपीएससी के लिए? दिया है। प्रमिला जी, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप कवर कर रही हैं। आपको और आपकी टीम को पूरे दिल से धन्यवाद कि एजुकेशन 9 के तहत जितने लोग हैं जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो शायद कोचिंग एक्सेस नहीं कर सकती हैं, उनको यहाँ से हेल्प मिलेगा। और यदि वो इस इंटरव्यू का 10-20% भी फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में क्रैक करने की उनकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा होगी। आप अपना बता रहे थे कि आपने कभी अटेम्प्ट किया कि मैंने अटेम्प्ट दिया है और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। इसमें कुछ मेरी गलती थी। गलती ये रही कि मैं बहुत जल्दी यूपीएससी फैकल्टी में आ गया, यूपीएससी को कोच करने लगा। और एक बहुत बुनियादी सवाल है जो आप नेक्स्ट पूछेंगी, लेकिन मैं उसका आंसर देते चलूं कि आपने नहीं निकाला तो आप कैसे यूपीएससी के बच्चों को सिखा रहे हैं और वो कैसे निकालेंगे। और ख़ास करके जेनजी वालों का एक क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आता है जी। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूं मैम कि टीचिंग एक अलग स्किल है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक अलग स्किल है। तो इन दोनों को साथ में लेके आप इसलिए नहीं चल सकती हैं। यदि ऐसा हम समझें कि आईएएस जो निकालता है वही आईएएस बनाएगा, तो फिर तो जितने आईएएस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के रोल में हैं, उन सभी लोगों को छोड़ के और आईएएस की कोचिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और तभी जाके बाकी लोग आईएएस बनेंगे, जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। और बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैम, चाहे वो आप मुखर्जी नगर जाइए, आप राजेंद्र नगर जाइए, तो वहाँ पे 50-50 या उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन होती हैं। और वहाँ पे जितनी फैकल्टी हैं, जितने कोचेज़ हैं, उसमें से किसी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई किया या वो आईएएस नहीं है। तो अब बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊं मैम कि टीचिंग एक अलग स्किल है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अलग स्किल है। बीइंग अ यूपीएससी कोच, मेरा बस यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको बहुत सिंपल तरीके से हम कैसे बच्चों को समझाएं कि इवन 6 और 7th स्टैंडर्ड्स का जो स्टूडेंट है वो भी समझ सके चीज़ों को। और इसमें कहीं ना कहीं अवसाद के शिकार हो जाते हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन, क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है। तो वहाँ पे उनको कैसे एक मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाए, तो यही है। ओके, एक तो क्वेरी आपने अपने बारे में सॉल्व कर दी। दूसरी ये है कि जो जनरली सबके दिमाग में होती है, माँ बाप भी बच्चों को कई बार कह देते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं क्या? तो यूपीएससी वाले बच्चे कैसे होते हैं? हम आप जैसे होते हैं, एवरेज बच्चे भी निकाल सकते हैं, या कुछ उनमें खास लक्षण होते हैं जो फिर हम उन्हें हमेशा किताबों में ही घुसा देखते हैं और वो बचपन से ही बिल्कुल पढ़ाकू किस्म के होते हैं? नहीं, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो निकालते हैं वो बिल्कुल प्रमिला जी की तरह ही होते हैं और संदीप कुमार की तरह ही होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नंबर आपके आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूपीएससी का रिजल्ट देखेंगे प्रमिला जी, तो आपको ये दिखेगा कि बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है इस एग्ज़ाम में। मतलब एक सब्जी बेचने वाले का बच्चा भी जो एक बहुत साधारण कॉलेज में पढ़ता है, उसने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मसूरी तक पहुंचा है, लवासना पहुंचा है, वो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में पहुंचा है। और एट द सेम टाइम आईआईटी और आईआईएम से भी लोग जाते हैं, एम्स से जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम की यही खूबसूरती है। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये शायद इस पूरे आपके इंटरव्यू का एक मंत्र बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। कंसिस्टेंसी बोलने में आसान है कि हम कर लेंगे, लेकिन 365 दिन तक करना, या 365 दिन छोड़ दीजिए, 365 × 2 कर दीजिए, 2 साल तक 4 घंटे 5 घंटे कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ना, ये अपने आप में एक बहुत कलेजे का काम है। और इसमें जिसने मतलब जो इस चीज़ को इसमें जो पारंगत हो गया, डेफिनेटली वो इस एग्जाम को क्वालिफाई 4 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा मिनिमम, 4 से 5 घंटे इनिशियल लेवल पे। और जब आप 4 से 5 घंटे पढ़ने की आदत लगा लेंगी तो धीरे धीरे वो 5 घंटे 7 घंटे में भी कन्वर्ट हो जाता है और एग्जाम के समय में शायद कुछ और ज़्यादा हो जाता है। अब ये बताइए कि कब से तैयारी शुरू करनी है? कोई उसके लिए वक्त है कि आप मतलब 12वीं के बाद करें, ग्रेजुएशन के बाद करें, या उससे पहले से ही अगर आप बिल्कुल मान चुके हैं कि करना यही? पहले से कहने का मतलब कि ये एग्ज़ाम पहले तो स्टैटिक होता था,
अब थोड़े डायनेमिक हो गए हैं पेपर, मतलब कि जो चीज़ें आ रही हैं करंट की चीज़ों से उसको रिलेट करते हैं। तो एक साल में तो मेरे हिसाब से निकाल लेना मतलब सही नहीं है और नहीं ही निकलता है। तो कम से कम इस एग्ज़ाम के लिए 2 साल की कंसिस्टेंट मेहनत लगती है। और यदि कोई सच में यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता है तो मैं तो यही कहूँगा कि इवन 11-12 से ही वो 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दे। देश की जो घटनाएं हो रही हैं उसको, इवन आपके इस एजुकेशन 9 जो आपने इनिशिएटिव लिया है इसको भी देख के, और वो एक उनके दिमाग में एक दिल में ट्रिगर आ सकता है, तो इसको, इस चैनल को भी यदि वो फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो क्वालिफाई करेंगे। तो कुल मिला के 2 साल की रिग्रेस स्टडी, लेकिन इसका बीज जो है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 11th क्लास में यदि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी करना है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आप रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं, और उतना टाइम कोई भी निकाल सकता है। उतने टाइम तो हम रील्स देख के ख़त्म कर देते हैं। तो कितने वर्षों की तैयारी अगर मैं पूछूं कि उतने संभव हो पाता है, तो मिनिमम 2 है मिनिमम 2 साल है। और मैक्सिमम तो अब 6 अटेम्प्ट में भी लोग निकालते हैं, 7 अटेम्प्ट में भी निकालते हैं, तो मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम तो मैंने ये भी सुना है कि 12 साल तक लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद भी कुछ लोग निकाल लेते हैं, कुछ लोगों का नहीं निकलता है, तो 12 साल के बाद फिर कोई दूसरा ऐसा भी गाइड करते हैं आप कि अब छोड़ देना चाहिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको फिर ड्रॉप कर देना चाहिए इस आइडिया को? अब मेरे हिसाब से यदि कोई 10 साल 12 साल लगातार तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसका पैटर्न ऐसा है। मैं अब एक फ़नी नोट पे आपको बताऊं तो किसी ने कहा था कि इश्क और यूपीएससी की तैयारी एक जैसी ही है, इंसान रोता रहेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। तो इसमें भी वही है कि 12 साल तक यदि आप अपना बहुत प्रीमियम टाइम लॉस कर दिए और उसके बाद भी लगे हुए हैं तो ऐसा नहीं है। यूपी ज़िंदगी से बड़ा कोई एग्ज़ाम नहीं है मैम, और आई थिंक आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। बहुत जिंदा दिल इंसान है, मैं आपको सलाम करता हूँ, बट लाइफ से बड़ा एग्ज़ाम कोई भी नहीं है, यूपीएससी भी नहीं है। तो नहीं होता है तो ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था कि जीवन में अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन हम इसमें एक डिस्क्लेमर भी देंगे कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो यही मान लीजिए। आपकी मेहनत कई बार वहाँ से भी होती है जब आप सब कुछ हार जाते हैं, हो सकता है उसके बाद दरवाजे खुलें, तो ये आप अपने विवेक से फैसला लें कि कब आपको छोड़ना है। इसके साथ बात बारी आती है सब्जेक्ट की, कि वर्षों की तैयारी तो आपने बता दी, सब्जेक्ट कौन से आसान है या नहीं है, किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, ऐसा कुछ आप गाइड करते हैं? आप ऐसा कुछ गाइड तो नहीं करता हूं, लेकिन आप इस मिथ को मैं ख़त्म करना चाहता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन सा स्कोरिंग नहीं है। बड़ा बहुत लंबा डिबेट चलता है इस पे। कुछ लोग कहते हैं ज्योग्राफी स्कोरिंग है, कुछ कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोरिंग है। तो ऐसा नहीं है प्रमिला जी। मेरे कहने का कंसर्न ये है कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं और कंटेंट अच्छा लिखते हो तो हर एक सब्जेक्ट स्कोरिंग है, और यदि आप कंटेंट नहीं लिखते हैं, पूछ रहा है इलाहाबाद के बारे में, लिख रहे हो अहमदाबाद, पूछा जा रहा है गरीबी रेखा पे लिखने के लिए, आप लिख रहे हैं रेखा की गरीबी के बारे में, तो कहाँ से नंबर आएंगे? संभव नहीं है। तो लाइफ में और यूपीएससी में ये एक चीज़ बड़ा सिमिलर है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ज़िंदगी में क्या करना है इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और यूपीएससी में क्या पूछ रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूपीएससी क्लियर हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यदि रहेगा तो सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग हैं, चाहे आप हिस्ट्री लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी लीजिए, चाहे आप सोशियोलॉजी लीजिए, और चाहे बाकी सब्जेक्ट्स लीजिए। और यदि पूछ कुछ और रहा है, लिख आप कुछ और रही हैं, और फिर कहती हैं कि नहीं नहीं ये तो ऑप्शनल जो है स्कोरिंग नहीं है, तो कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने के बाद आप उस पड़ाव को पार कर लेते हैं? मेंस में भी बताइएगा, प्रीलिम्स में भी बताइए, और फिर आगे मार्क्स का तो ऐसा है प्रमिला जी कि पहला जो पेपर होता है जीएस पेपर 1 और पेपर 2, तो पहले वाले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीलिम्स की है मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपके पूरे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे क्वेश्चन, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा पेपर आपका सीसेट होता है, सेम डे होगा, कुछ गैप के बाद होता है। सीसेट स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें भी 80 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 2 घंटे का होता है और उसमें 200 मार्क्स का होता है। लेकिन सीसेट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। उसमें 33% मार्क्स आपका आ जाए, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है। मतलब डिसाइडिंग फैक्टर पहला पेपर ही होता है जीएस पेपर 1, तो उसमें
कट ऑफ जो जाता है ऑन एन एवरेज मैं बता देता हूँ 90 to 100 जाता है। वैसे हम लोग कहते हैं कि 120 नंबर यदि आपका आ गया, 120 का मतलब कि 60 क्वेश्चन यदि आपने करेक्ट कर दिया आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। हालांकि पिछले 3-4 सालों का आप डेटा देखेंगे तो और कम जा रहा है कट ऑफ। 100 क्वेश्चन मतलब यदि 50 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट कर दिया तो आपके मेंस में आपका नाम आ जाएगा। तो और सीसेट से क्या आंका जाता है? सीसेट से उसमें सीसेट का सिलेबस ये है कि कॉम्प्रिहेंशन आपने भी पढ़ा होगा प्रमिला जी, जब आप 10th में रही होंगी या 12th में, तो एक कॉम्प्रिहेंशन होता था, उसको पढ़ के और नीचे आंसर करना होता था। तो कुछ कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, कुछ मैथ्स से क्वेश्चन होते हैं जो 10th क्लास तक हमने मैथ्स पढ़ा, जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन होते हैं। तो यही सारी चीज़ें मिलके 80 क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वालिफाइंग है, मतलब उसमें उसका मार्क्स नहीं जुटता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि यदि उसको आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, यदि 33% मार्क्स उसमें नहीं आए, तो इसमें आप भले कितने भी मार्क्स लेकर आएँ, आप लिस्ट से बाहर हैं। उसके लिए कैसे तैयारी करें? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई थिंक देखिए, मैथ्स तो बहुत बड़ा दोस्त भी है, बहुत बड़ा दुश्मन भी है। तो मैथ्स की यदि प्रैक्टिस छोड़ देंगी तो दिमाग से निकल जाएगा। तो सीसेट के लिए बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरा कि उसको हल्के में प्लीज़ मत लीजिए आप लोग। सीसेट की तैयारी मतलब उसको भी उतने ही सीरियसनेस के साथ करना है जैसे जीएस पेपर 1 की तैयारी करते हो आप लोग। जीएस पेपर 1 का मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो जिस संजीदगी के साथ आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उसी सीरियसनेस के साथ आपको सीसेट की भी तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो मैंने अक्सर बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि उनका पहला बहुत अच्छा हो जाता है और सीसेट में वो निकाल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से रेस से बाहर हो जाते हैं। और ये जो प्रीलिम्स का ये पहला जो पेपर है, इसकी तैयारी के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि जैसे कई बार जैसे मैं एक अलग उदाहरण दूं तो डाइटिंग की जब तैयारी करती हूँ तो मैं पहले सामान ले के आ जाती हूँ कि ये खाऊंगी, लेकिन वो रखा रह जाता है और उसको हाथ नहीं लगाते, बाद में फिर आपकी डाइटिंग भी ध्वस्त हो जाती है। और उसके लिए भी कई बार डाइटिशियन कहते हैं आपके पास घर में जो है उसी से शुरू करिए। तो क्या इसकी तैयारी के लिए भी आपको पहले किताबें खरीद लेनी पड़ी, कुछ खास किताबें चाहिए, या आपके पास जो है जो आप 12वीं तक या उसके आगे जहाँ पढ़ते आए हैं और अखबार रोज़ का और आपके आसपास का वातावरण उसको पढ़ना उतने में हो जाता है, या फिर आपको किताबें लेनी पड़ेंगी कुछ? मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको सच में डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें करने आना चाहिए। और इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आप 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन ये स्कार्सिटी से समझाया गया है कि मिनिमम इनपुट से हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहिए। तो स्टैंडर्ड किताबें तो 4-5 हैं, आप कहेंगी तो मैं उसका नाम अभी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी की जो किताबें हैं 6 to 10th, खास करके 6 to 10th, उसका हमें मास्टर बनना पड़ेगा, उसमें पारंगत होना होगा। आप कहेंगे कि वो तो हम पहले ही पढ़ लिए हैं, तो पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन आज के डेट में बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे दिमाग से निकल चुके हैं। साइंटिफिकली एंड क्लिनिकली इट हैज़ प्रूवन कि जो आप सीख रही हैं या मैं सीख रहा हूं, 24 घंटे के बाद तो 50% से ज्यादा चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो किसी समय में हम लोगों ने पढ़ा है, 10th में, 6 में, 7th में, 15 साल हो रहे हैं, 20 साल हो रहे हैं। किताबें भी बदली हैं। किताबें भी बदली हैं, हालांकि कंटेंट कम बदला है, लेकिन फिर भी वो आपके दिमाग से, आपके जहन से निकल गया है, तो उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो 6 to 10th की किताबें बहुत सीरियसली पढ़ना है और कुछ 11th-12th की भी बुक पढ़नी है। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स चाहे तो आप कर लें, नहीं भी आप करेंगे तो भी कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको आ गई है। ओके, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी, उनके बीच में कितना वक्त होता है और क्या उसी तैयारी से हम आगे बढ़ सकते हैं या उसके लिए और ख़ास तैयारी? नहीं, आप सिलेबस यदि निकाल के देखेंगी तो देयर इज़ नो सेग्रीगेशन बिटवीन द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। सिलेबस एक ही है, बस नेचर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है। आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू आते हैं, और मेंस में देखेंगे तो वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस एक ही है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का अलग तैयारी करें फिर उसके बाद मेंस के लिए अलग करें, ऐसा नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करें। हाँ, नेचर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है, उसमें क्या है ट्रिक लगाना है, इसमें क्या है कि आपको लिखना है। तो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में जो आप कह रही हैं 3-4 महीने का गैप मिलता है और दैट इज़ मोर देन एनफ। लेकिन
ये हम सोचें कि नहीं पहले प्रीलिम्स निकालने फिर मेंस की तैयारी अलग से करेंगे, ये मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपनी तैयारी करें। कॉम्प्रिहेंसिव जब मैं कह रहा हूं तो आप जब कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 हिस्ट्री का बड़ा प्रोमिनेंट चैप्टर है, या आप ये सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म यदि आप करते हो, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म या रिवोल्ट ऑफ 1857 से कितने प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं या आ चुके हैं उसको सॉल्व करें, और एट द सेम टाइम रिवोल्ट ऑफ 1857 या सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से कितने मेंस के क्वेश्चन बन चुके हैं या बन सकते हैं उसको भी आप करें, साइमल्टेनियसली दोनों करें। तो मेरे हिसाब से फिर आपको जो 3 महीने का गैप मिलता है पीटी से और मेंस के बीच में, उसमें आपको अलग नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑलरेडी पहले जो सीख चुके हैं उसी को रिवाइज करेंगे और इससे प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की ज़्यादा हो जाती है। कोच के नाते आप इन 3 महीनों के लिए कोई खास मंत्र, क्योंकि शॉर्टकट या कोई जैसे पहले कुंजी आती थी कि बस ये 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह बताते हैं कुछ? नहीं, ऐसा कोई कुंजी नहीं है। यूपीएससी इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग इन द एकेडमिक्स, खास करके यूनिवर्सिटी लेवल पे और स्कूल लेवल पे। तो 3 महीने में ऐसा कोई मंत्र नहीं है। मंत्र यही है कि जो भी आपने किया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि हमारे जहन में बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना भी एक कला होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास तथ्यों का भंडार है लेकिन जब हम लिखते हैं तो अजीब सा लिखते हैं। तो वो चीज़ें तभी आती हैं जब आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस का मतलब कि रोज़ लिखना है। कम से कम आप अब इसी से समझ लीजिए कि 2000 वर्ड्स यदि आप लिखती हैं रोज़, तो फिर आपके अंदर जो पॉलिशिंग हो जाएगी 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, वो ज़बरदस्त होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आप 12 साल से आपने बताया करा रहे हैं, अब कुछ फ़र्क देखते हैं? क्योंकि लिखने का काम जो है अब धीरे धीरे, और ख़ासतौर पे अब की जो आने वाली जनरेशन है उनमें बहुत कम होता जा रहा है, मुश्किल होती है कि वो लिखने, वो सब ऑनलाइन में रहते हैं। तो वो फ़र्क देखते हैं कभी कि लोगों को? बिल्कुल वो फ़र्क दिखता है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। विज्ञान लाइट बना सकता है, धूप नहीं बना सकता है। तो कुंवर बेचैन का एक शेर है मैम कि करते नहीं है फैसले सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, और मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत्मे कलेजा निकाल के। बहुत सिंपल सी बात है कि आप जब तक खुद से नहीं लिखेंगे तब तक ये मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टाइपिंग, ये सब चीज़ें नहीं। और यूपीएससी आज भी आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो आज का जनरेशन यदि उन सब चीज़ों को नहीं ध्यान दे रहा है और खुद ही टाइपिंग कर रहे हैं या बाकी चीज़ें इंटरनेट से और लैपटॉप से सब कुछ कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन द यूपीएससी। यूपीएससी के लिए आपको अपने से कम 2000 वर्ड्स डेली लिखना है, और 2000 वर्ड्स नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो एक एस्से लिखा कीजिए, किसी भी टॉपिक पे आप लिख लीजिए कि वाई पॉवर्टी इज स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया, जेंडर इक्वालिटी कब आएगी, जेंडर जस्टिस क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उस पर आप लिखिए और आई थिंक कि वो एक बढ़िया पर्सपेक्टिव देगा। आपके जो उदाहरण हैं वो फिल्मों से भी आ रहे हैं, किताबों से भी आ रहे हैं, शेर व शायरी से भी आ रहे हैं। इससे बहुत उम्मीद जगती है कि मतलब यूपीएससी निकालने वाला जो बच्चा है वो उसको पूरे वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, वो सिर्फ किताबों में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप देखें तो यूपीएससी का नेचर ही ऐसा है। यूपीएससी में प्रीलिम्स है, इंटरव्यू है, मेंस है। और मैं आपको बता दूं, शेर व शायरी आप कह रही हैं, यदि आप प्रमिला जी शेर व शायरी करती हैं या आप लिखती अच्छी हैं या आप सिंगिंग अच्छा करती हैं, तो एक एक्स्ट्रा इसका वेटेज मिलता है। जब आप इंटरव्यू पैनल में जाती हैं, 5 लोग बैठे रहते हैं, तो एक डैफ होता है, डैफ का फुल फॉर्म होता है DAF, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म। उसमें आपके बारे में सब कुछ लिखा होता है। अच्छा। कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, कौन से सब्जेक्ट से की है, एवरीथिंग, आपकी हॉबी क्या है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो 5 व्यक्ति पूछते हैं, जो इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें यदि आप सिंगिंग करती हैं ना, तो एक IPS ऑफिसर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके साथ मैं एक बुक लिख रहा हूँ और वो कंप्लीट हो गई है इफेक्टिव पुलिसिंग पे। वो कह रहे थे कि 20 नंबर संदीप समझ लो कि तुम्हारा ऐसे ही मिल जाता है यदि तुम्हें सिंगिंग आता है या कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज़ें आती हैं। तो आज के डेट में वो ज़माना चला गया कि बाल छिलवा लिए और कोने में बैठ के और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा UPSC निकल गया। ऐसा नहीं, आज के डेट में स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है जो हर चीज़ में स्मार्ट हो, खाली किताबी कीड़ा नहीं होना। जैसे कभी पत्रकार को लोग आई थिंक थैला टांग के और खादी का कुर्ता पहने समझते थे। इंटरव्यू पे बात आई गई है, तो अब उसके लिए बताइए। आपने एक तो डैफ का बताया, तो आपके बारे में सब जानकारी होती है, तो उससे ही पहले सवाल तो मुझे ये आया है कि मेरे बारे में
अगर मेरी पृष्ठभूमि कोई भी किसी भी तरह की है, क्या वो मेरे अपने व्यक्तित्व को, मतलब मैं अपने आप में सक्षम हूँ यूपीएससी निकालने के लिए, मैं इंटरव्यू अच्छा दे सकती हूँ तो, लेकिन मेरी पृष्ठभूमि में कुछ ऐसा है जो कि जो परेशान कर सकता है, या मतलब वो पृष्ठभूमि किसी और भी तरह के, आपके हालात क्या वहाँ पर मायने रखते हैं? हालात मायने रखते हैं। जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो अब हम मान लीजिए किसी चोर का बेटा हो गया, कोई अपराधी का बच्चा है, उसके परिवार में किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो सकता है। अब अपराधी का बेटा, चोर का बेटा भी यदि चला जाए, और तो चूंकि ये अपराधी का बेटा है या चोर का बेटा है इसलिए हम उसको नहीं हायर करेंगे, नहीं सेलेक्ट करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और नहीं होना भी नहीं चाहिए। और बाकी जो और कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस में आप गई हैं और वहाँ से निकली हैं, तो वो एक तरह से आपके लिए सकारात्मक चीज़ है कि भाई इतने टफ सिचुएशंस को जब आपने सॉल्व कर लिया तो फिर ये सर्विस तो आपके लिए, यहाँ पे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। और थोड़ा और सिंपल करके बता दूं, आप हालांकि मुझे पहले ही आगाह कर चुकी हैं कि शॉर्ट में रखिएगा, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, एक और चीज़ मैं आपको जोड़ देता हूँ। आप गूगल के सीईओ के पास एक इंटरव्यू हो रहा था सुंदर पिचई का, तो उनसे पूछा गया कि आप लोगों को इतने करोड़ रुपए सैलरी मिलती है, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आप लोगों से, क्योंकि एकेडमिक्स में कुछ पूछेंगे नहीं, नेटवर्किंग में कुछ पूछेंगे नहीं, बिजनेस को आपने 200-350% ग्रोथ कर दिया वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि तभी आप यहाँ पे आए हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। उन्होंने बहुत दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने बोला कि हम लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर आधे घंटे तक हम लोग देते हैं। तो इट वाज लाइक मोर सरप्राइजिंग कि आधे घंटे तक ऐसा कौन सा एक क्वेश्चन है जो पूछते हैं उसका जवाब देते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम लोगों से ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फेलियर कौन सा था और वहाँ से आप कैसे बाहर निकले। तो आई थिंक यदि कुछ ऐसी पृष्ठभूमि है जो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा, उसका नुकसान नहीं होने वाला है। इंटरव्यू के लिए आप कैसे तैयारी को कहते हैं, क्योंकि कई लोग बोलने में बहुत अच्छे नहीं होते, क्या वो दिक्कत आती है कि कोई बहुत अच्छा हो, बाकी सब तरीके से होनहार हो, लेकिन उसके लिए लोगों को फेस करना मुश्किल होता है या बोलने में दिक्कत होती है, ऐसा नहीं? देखिए प्रमिला जी, मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन, आप लोग तो मास्टर हैं कम्युनिकेशन की, सूरज को दिया दिखाना खैर अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिमाकत कर रहा हूँ। दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम आपसे जिस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब कि बॉडी लैंग्वेज दैट स्पीक्स लाउडर देन दी वर्ड्स। तो ये कहना कि कोई बच्चा यदि मान लीजिए एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है और बोलने में बहुत अच्छा नहीं है इसीलिए उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज वो देख रहे हैं वो लोग। हो सकता है कि हमारे दिल के साथ हमारा जुबान नहीं दे पा रही हो, लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव है और उस बेस पे उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बोलना कि यदि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन वाला नहीं है फिर भी एग्जाम निकाला है तो इसमें तो ये तो ऐसा नहीं है। वो देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज से उनको रीड कर लेते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहीं सुना है कि वहाँ पे वो नॉक करता है, मे आई कम इन बोलता है और यहाँ पे आके बैठता है, 80% चीज़ें तभी वो डिसाइड हो जाती हैं उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के, इतने स्मार्ट होते हैं वो लोग। अब दूसरी चीज़ की इंटरव्यू की तैयारी कैसी की जाए, तो देखिए सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक जो हम लोग अक्सर करते हैं कि हम वहाँ पे अपना नॉलेज दिखाते हैं। आपका नॉलेज चेक हो चुका है, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया, तो आप नॉलेजेबल हैं तभी आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो वहाँ पे अपना नॉलेज नहीं दिखाना होता है, वहाँ पे अपना विजन दिखाना होता है कि आपका विजन क्या है। विजन अलग चीज़ है, नॉलेज अलग चीज़ है। हम वहाँ पे भी अपना नॉलेज दिखाने लगते हैं, यहीं पे कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो टॉपर्स हैं वो ये कहते हैं कि आप बस ये समझ लीजिए कि आपके घर में कोई अंकल आए हैं, आप उनसे एक नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, इसी तरीके से बात करिए। यही मेरा सवाल था, आपको सहज रहना होता है या कई बार लोग ऐसी तैयारी में थोड़ा फेक बन जाते हैं या अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करते हैं, जब बातचीत करेंगे वो एक अलग तरीके से बातचीत करेंगे, वो जो उनका नॉर्मल वर्जन नहीं होगा, वो सहज नहीं होंगे, जिसमें ऐसा करते हैं कुछ लोग या करते हैं और हो भी जाता है बाय मिस्टेक। तो मैं उन लोगों को साफ मना कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल ब्लफ मत करो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि दे आर वेरी स्मार्ट जो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप एकदम नेचुरल रहो, जितना नेचुरल आप हो सकते हैं उतना नेचुरल रहिए और उनसे इस तरीके से बात करिए। और यही है, मतलब बहुत शो ऑफ नहीं करना है, अपना बेस्ट वर्जन नहीं देना है, आप एक नॉर्मल तरीके से जाएं, ईमानदार रहें अपने आंसर में। एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है, तो हम
कुछ भी बताना चालू कर देते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी बताना चालू कर देते हैं। ये नहीं करना है, नहीं आता है आप सिंपली कहिए कि सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और आप ये मत सोचिए कि इससे नेगेटिव परसेप्शन जाएगा उनके पास। उस क्वेश्चन पे आपको जज ही नहीं करेंगे वो। और ये भी एक बहुत कलेजे का काम होता है प्रमिला जी, कि आपको नहीं आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैं नहीं जानती हूँ इस क्वेश्चन को, या जानता हूँ, आई एम वेरी सॉरी। तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। हम अपनी गलती मानते कहाँ हैं? हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना। यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप कहो कि आई एम वेरी सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पढ़ाए बच्चे निकले? हाँ, बिल्कुल निकले हैं। और हमारे पढ़ाए बच्चे, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज भी गरीब बच्चों को, मैं 10 गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। और आपकी नज़र में भी कोई ऐसा बच्चा हो जो फाइनेंशियली वीक हो, मैं उससे 1 रुपया नहीं लूँगा और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। तो ऐसे बच्चे जब DDMO बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जो हैं, DSP बनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे क्वालिफाई किए हैं। ओके, 3 पड़ाव हैं, तो आखिरी तक हमने बता दिया, लेकिन पहला कदम क्या होना चाहिए जो सबसे ज़रूरी है, कि अगर आपने सोचा है तो क्या करना शुरू करें? ईमानदार रहिए अपने थ्रू, अपने को लेके। यदि आप कह रही हैं कि UPSC की तैयारी करनी है, तो फिर अपने से ऑनेस्ट रहो। आप ये मत सोचो कि कोई दूसरा आपको बोलेगा, रिमाइंड करवाएगा। तो और एक चीज़ और, कि नेगेटिविटी से कोसों दूर रहें, क्योंकि जब आप UPSC की तैयारी करते हैं तो आपके अपने रिलेटिव ही डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे तुमसे नहीं निकलेगा। जिसको UPSC का शायद फुल फॉर्म भी नहीं पता है, या UPSC के में कितने सब्जेक्ट्स हैं ये भी नहीं पता, वो भी आप पे कमेंट्री करने से बाज नहीं आता है। वो भी कह देगा कि अरे तुमसे नहीं होगा, किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करो। उनका नहीं सुनना है। आप एक बार ठान लिए हैं तो फिर आप स्टार्ट कर दीजिए। और गलती क्या कॉमन होती है? मिस्टेक यही होता है कि अब जैसे आपको मैंने बोला कि NCERT की किताबें और 2-4 किताबें और हैं, उसी को मतलब प्रमिला जी, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, 10 किताब को एक बार नहीं पढ़ना है। गलती ये होती है कि हम चले जाते हैं बुक शॉप में और एक किताब खरीदने के चक्कर में 10 किताब और उठा के लेके आते हैं, और वो लाके हम सजा देते हैं। तो फिर यही होता है कि हम, वो कहते हैं ना, एक सदे सब सादे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो फूले फले आ गए। एक चीज को साधो ना, आप 10 किताब को कैसे पढ़ लोगे, 15 किताब को कैसे पढ़ लोगे, और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। तो सबसे साधारण गलती जो बच्चे करते हैं, जो एस्पायरेंट्स करते हैं, वो ये करते हैं कि बहुत किताब, मल्टीपल रिसोर्सेज, बिकॉज आप राजेंद्र नगर में जाएंगी, मुखर्जी नगर में जाएंगी, मोर देन एनफ रिसोर्सेज हैं वहाँ पे। तो सब नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा था इंटरव्यू से पहले कि 1 से लेकर 80 या 90 तक रैंक आती है तो IAS की सीट मिल जाती है। मैं एक बहुत साधारण बात बता रहा हूँ कि आप 1 से लेकर 90 तक जो लोग हैं जिनका IAS निकला है, आप सबके पास जाएंगे और पूछेंगे कि IAS कैसे निकला है, तो 90 अलग अलग तरीके आपको बताएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी रही है। अब 90 हम तरीके नहीं फॉलो कर सकते हैं ना, हमें किसी एक पे ही स्टिक रहना पड़ेगा। तो यही है मिस्टेक कि भाई जो लिमिटेड रिसोर्सेज रखें और मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करें। कम से कम 10 बार तो रिवाइज करना ही करना है आपको। भाषा कहीं प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम वगैरह सब अच्छा निकाल लिया, लेकिन अंग्रेज़ी में हाथ तंग है, तो उस इंटरव्यू में कुछ दिक्कत आती है? इसका शुरुआत भी करूंगा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रही बात भाषा की, तो यदि आप मान लीजिए इंग्लिश में एग्ज़ाम दी हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकती हैं या अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी अपनी लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, अपनी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपनी मदर टंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें अब UPSC में ये सिस्टम हो चुका है कि आप DAF, जो अभी आपको बताया कि डिटेल एनालिसिस फॉर्म, उसमें मीडियम रहता है कि आप किस में इंटरव्यू देना चाहती हैं। भले आपने इंग्लिश में दिया है एग्जाम, लेकिन आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकती हैं। तो भाषा कोई बैरियर नहीं है, और प्रीलिम्स मेंस को भी आप हिंदी में दे सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बार बार राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर की बात कर रहे हैं, दिल्ली आना ज़रूरी है क्या? जो जहाँ रह रहा है वहाँ रहकर भी क्या तैयारी कर सकता है बिना कोचिंग के? आप बिल्कुल कर सकता है, दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, लाइव क्लासेस चलने लगा है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली आने की ज़रूरत है। प्रॉपर गाइडेंस कहीं से भी मिल सकता है। कंटेंट और मटेरियल्स की यदि बात करें तो आप ऑनलाइन बैठे कहीं से भी मंगवा सकते हो, कुछ भी, कोई भी कंटेंट।
तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप दिल्ली आइए तभी आपका यूपीएससी होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के बाहर हैं, ऑल ओवर इंडिया में हैं, और वहाँ से वो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। तो ये मिथ है मेरे हिसाब से कि दिल्ली आके ही यूपीएससी निकलेगा। यदि आपकी राइट स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर गाइडेंस है, अच्छा मतलब मटेरियल है, जो मतलब रिलेवेंट मटेरियल है जो आपको यूपीएससी क्वालिफाई करवाएगा, ये और कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, डिसिप्लिन है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए दिल्ली ही ज़रूरत है। फिल्मों के उदाहरण लोग बहुत मानते हैं, तो 10वीं फेल देखी है सबने, तो 12th फेल, हाँ, उससे लोगों को काफ़ी चीज़ समझ में आई। तो ऐसा होता है क्या कि आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक बार में निकाल पाते हैं? ऐसे लोग होते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं होते हैं। अभी टीना डाबी का जो एग्जाम्पल दिया है वो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक लाई, और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब निकला। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलता है, लेकिन उसकी नींव बहुत पहले से चालू हो जाती है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। हम सचिन तेंदुलकर का फाइनल आउटकम देख के उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम तेंदुलकर के बारे में ये नहीं जानते हैं कि वो जब तक 500 डिलीवरी फेस नहीं कर लेते थे तब तक कभी सोशल मीडिया टच नहीं करते थे। अब 500 डिलीवरी का मतलब यदि मैं आपको बताऊं तो 50 ओवर का मैच होता है, वनडे मैच, जिसमें यदि 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिलीवरीज होता है, और 300 डिलीवरीज में 11 प्लेयर खेलते थे, और वो अकेले 500 डिलीवरी फेस करते हैं। तो वो इंटेंस हार्डवर्क आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और यदि हम उसको कर लेते हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा। निराशा कब घेरती है और उससे बचने के आप क्या मंत्र देते हैं? ये बहुत नेचुरल है कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस, इट हैज़ थ्रोन्स ऑल्सो। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसके पास कांटे भी होते हैं। तो हमें दोनों परिस्थितियों में अपने आप को एक बैलेंस रखना होगा, और इसके लिए तो जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रही हैं, तो कोई ना कोई आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, आपकी माताजी भी हो सकती हैं, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, और कोई टीचर भी हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। तो उस मेंटोर की यही कहानी होती है कि वो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, आप जब लो फील करते हैं, जब आपको लगता है कि हमको गिव अप कर देना चाहिए, महाभारत का भी प्रसंग आपने पढ़ा होगा, हाँ, भागवत गीता में, तो कृष्ण भगवान उनको मोटिवेट करते थे। नहीं तो महाभारत कहाँ से मतलब नहीं हो पाता। अर्जुन को तो ये लगा कि अपनों को ही मार के यदि राज लेना है तो उस राज का क्या करूँगा मैं। तो वहाँ पे कृष्ण भगवान ने बोला कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है, अपने और पराये का नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें एक मेंटोर का रहना ज़रूरी है जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो। और कोई पॉजिटिव नोट जिसके साथ हम अपनी बात ख़त्म करें? पॉजिटिव नोट तो मेरे हिसाब से यही है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और ये तो निर्माण की बात हो रही है, आपका अपना भविष्य बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने एक सारथी के तौर पर बहुत सहज तरीके से बताया कि एक यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है, जो अभ्यर्थी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। उम्मीद है TV9 की गाइडेंस आपके ज़रूर काम आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।